कड़वा करेला, अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं अनामिका बोल रही हूँ विलेज स्टोरी से, और मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। ये विलेज स्टोरी है जहाँ से हम ये आपसे बात कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डीडी चैनल एंड स्कूल टीवी का। एंड हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि गोइंग टू स्कूल के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को आपकी तरफ पहुँचाने के लिए। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग माइक्रोग्रीन को उगाएं और उसको खाएं और उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझें और ये नॉलेज को और आगे शेयर करें। 25% लोग ज़्यादातर हार्ट अटैक से मरते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड का ये डेटा है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, लंग्स का प्रॉब्लम, कैंसर एंड ट्यूमर्स, देन डाइजेस्टिव एंड ओबेसिटी अगेन आपके पेट से रिलेटेड है ये, और डायरिया डिजीजेस अगेन वो हमारे पेट से रिलेटेड है। ऑल ऑफ देम जितना भी अभी मैंने आपको बताया है सभी हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन और हमारे लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। हमारे लाइफस्टाइल में हम कैसा खाते हैं, कहाँ से हम खाना लेके आते हैं, बिना मालूम किए कि ये फूड, ये जो खाने का पदार्थ है ये कहाँ से आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अपने खुद की सब्जियां उगाना, अपने खुद के माइक्रोग्रीन्स उगाना, अपने थोड़ा सा खुद उगाना, ताकि पता चले कि क्या उसके टेस्ट से पता चले कि आप केमिकल खा रहे हो कि बिना केमिकल का खाना खा रहे हो। सो फूड एडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन सभी जगह है, ग्रेन्स में, वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, टी कॉफ़ी में, मीट में, स्पाइसेस में, मिल्क में, ऑयल में, हनी में, ये जितना चीज़ मैंने बोला है सभी आपके किचन में मौजूद है। ये वैसा एक थेरेपेटिक एक्टिविटी है जो आप अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं। ये काफ़ी सारा फन इंगेजमेंट है हमारी फैमिली के साथ, और हमारे मदर नेचर जो हमारी धरती है, हमारी मिट्टी है, उसके साथ हमें उसके पास पहुँचाता है। माइक्रोग्रीन क्या है? सो माइक्रोग्रीन ये है सर। माइक्रोग्रीन ये पहला जो पत्ता है जो मैंने तोड़ करके अभी आपके सामने दिखाया है, मैंने इसको जड़ से नहीं निकाला है। माइक्रोग्रीन हमेशा ऊपर से हार्वेस्ट होता है। तो ये जो पहला वेजिटेबल ग्रीन हार्वेस्टेड आफ्टर द फर्स्ट लीफ, तो पहला जो लीफ जो निकलता है, जो पहला शूट निकलता है, उसी को हम माइक्रोग्रीन्स बोलते हैं। अलग अलग टाइप के अगर आप बीज देखें, अलग अलग माइक्रोग्रीन्स में 5 गुना से 40 गुना तक ऊपर गया है इसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, जो हम आपको बताएंगे। ये काफ़ी सारा हेल्थ जो एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, और जो जनरल हाउस होल्ड में काफ़ी आजकल फेमस हो चुका है माइक्रोग्रीन। जब हम स्प्राउट खाते हैं तो हमें वो फ्लेवर नहीं आता, लेकिन जब आप माइक्रोग्रीन्स खाते हो तो बहुत अलग अलग तरीके का माइक्रोग्रीन अलग अलग फ्लेवर आपको देता है। स्पाइसेस, पेपरी, मीठा, तीखा, तो सब अलग अलग टाइप के माइक्रोग्रीन के अलग अलग टाइप के गुण हैं और अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। स्प्राउट बीज होता है, जो बीज में बैक्टीरिया होता है और स्प्राउट निकलता है, वो पूरा बीज खाते हैं। और ये जो माइक्रोग्रीन होता है उसका पहला पत्ती विदाउट द रूट नहीं है इसमें, हम इसको बिना रूट के खाते हैं। तो माइक्रोग्रीन जो है वो जर्मिनेट सॉइल में या पानी में होता है, और स्प्राउट से है वो केवल हम उसको डैम्प जगह में रखते हैं, पानी में डालते हैं, वो डिफरेंस है। हम आपको बताना चाहते हैं अननोन फैक्ट जो स्प्राउट्स के हैं। आप भी अपना रिसर्च करिए। जो FDA डिक्लेयर करता है कि पोटेंशियली ये हजार्डस है फूड, ये फूड जो है ये थोड़ा डेंजरस है। किन किन लोगों के लिए? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो लोग पेट से हैं, जो औरतें पेट से होती है, जो लोग कोई बीमारी से जूझ रहे हो, पेट की बीमारी से, जो लोग काफ़ी एल्डरली हो, मतलब बूढ़े लोग हो, और जो बच्चे हो, जो छोटे बच्चे हो, उनको स्प्राउट से दूर रखना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि स्प्राउट का जो सरफेस होता है उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होता है, और अगर आप स्प्राउट खाते हो, अगर आप सोचते हो आप उसको भून के खा लिए तभी उसका बैक्टीरिया नहीं जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि स्प्राउट को हम लोग थोड़ा कम ध्यान दें और माइक्रोग्रीन की तरफ हम लोग अपना ध्यान आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा माइक्रोग्रीन कैन बी कंपेयर टू दिस मच ऑफ अ मैच्योर ग्रीन्स। 2 तरीके का माइक्रोग्रीन उगाएंगे आज आपके साथ। हम एक पानी में उगाएंगे, तो आपको ऐसे 2 डब्बे चाहिए होंगे, छोटे वाले और बड़े वाले। छोटे डब्बे में छोटे होल्स होने चाहिए, और ये जिसमें आपको अंगूर या स्ट्रॉबेरी वाले डब्बे मिलते हैं वैसा आप ले सकते हैं। ये बड़ा डब्बा ताकि छोटा डब्बा उसके अंदर जाए।
इसके ऊपर आप टिश्यू पेपर रखिए, 3 टिश्यू पेपर, मैंने ये किचन टिश्यू रखा है, इसमें 3 टिश्यू डालिए, 1 2। ये टिश्यू से क्या होता है, आपके जो सीड है वो इसमें चिपक जाते हैं ताकि आपका सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम नहीं हो और वो सीड चिपक जाए। ये 3 टिश्यू रख दिया आपने। आप इसमें नीचे वाले खाने में, नीचे वाले डब्बे में थोड़ा पानी भर दीजिए। 1/2 सेंटीमीटर इज गुड एनफ टू डू इट। अब आप इस छोटे वाले डब्बे में जिसमें छेद है ताकि ये पानी इसके अंदर जाए, आप इसमें डाल दीजिए। आपके डालने से आप देखेंगे कि ये टिश्यू पेपर गीला हो चुका है, ठीक है। और इसमें हम ये हमारे जो सीड्स है ये खुद के किचन के सीड्स है, आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। ये हम प्याज का सीड कलौंजी डाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ गेहूँ है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड मतलब सरसों है, और यहाँ पे मेथी है, दिल है। तो ये सब चीज़ जो है आपके किचन में ही मिल जाएगा, सौंफ। तो आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं होगा। लॉकडाउन पीरियड में आप अपने किचन से ही ले सकते हैं। अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे आप इसको काफ़ी सारा डालेंगे ताकि आपका टिश्यू पेपर छुप जाए और केवल आपको सीड दिखे। आपको दिख रहा है, ये केवल आपको सीड दिख रहा है। इसका टिश्यू पेपर आपको छुप जाएगा और आपको सिर्फ केवल आपको सीड दिखेगा। तो इतने सारे अगर आपने सीड डाले हैं, और आप इसको थोड़ा अलग कर लीजिए, थोड़ा आप इसको अलग अलग कर सकते हैं ताकि ये सीड बल्जअप नहीं हो। अगर क्या होता है, सीड बल्जअप होता है, हम आपको दिखाने वाले हैं कि सीड बल्जअप होने से फंगस आ सकते हैं। आप उसमें फंगस दिखा सकते हैं, कैसा होता है वो मटर में है ना, पीस में फंगस है, थोड़ा पास से दिखा सकते हैं फंगस का प्रॉब्लम। आप उसको देख सकते हैं, वो सफ़ेद थोड़े फंगस या मोल्ड आ सकते हैं अगर आप सीड को बहुत ज़्यादा पास डालें तो हम सीड को थोड़ा अलग कर दिए और हल्का सा पानी डाल दिए। आप सीड को रात में भी सोख कर सकते हैं। एक रात अगर आप सीड को पानी में भिगा करके रखें तो उससे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है। बट हम विलेज स्टोरी में कुछ ही सीड है जो हम लोग भिगा के रखते हैं, अदरवाइज़ हम लोग बैलेंस जितने भी सीड हमारे आप जो देख रहे हैं वो डायरेक्टली हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो आप इसको हल्का सा सीड अलग अलग कर करके रख दीजिए। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें हल्का सा नीचे पानी है, नॉट मोर देन, देखिए पानी पूरा टिश्यू पेपर में आ गया, तो हम इसमें फिर से थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये 1/2 सेंटीमीटर पानी इज़ गुड एनफ टू कीप इट मॉइस्ट। अब आप थोड़े दिन में आप देखेंगे इसमें इस तरीके से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। जब ऐसा जर्मिनेशन, ये आप अंदर रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए। जब जर्मिनेशन शुरू हो जाता है तो हल्का सा धूप में आप रख सकते हैं। माइक्रोग्रीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको सुबह 15 मिनट और शाम में 15 मिनट धूप में रखें। तो ये हमारा पहला स्टेज ऑफ माइक्रोग्रीन ख़त्म हो चुका है। अब आप इसको वेट करें। इसको माइक्रोग्रीन पानी में जो उगाते हैं वो थोड़ा दिन ज़्यादा लेता है, और अगर हम सॉइल में उगाते हैं तो कम जल्दी हो जाता है। ये दूसरा हमारा प्रैक्टिस है सॉइल का। ये हम लोग स्टिक लिए हैं ताकि हम ये डाल सके, हमें पता चले कौन सा माइक्रोग्रीन कहाँ लगा रहे हैं। ये दूसरा हमारा जो माइक्रोग्रीन है, ये सॉइल में आपने डाला, सॉइल को आपने फ्लैट किया। ये कोकोपीट है और इसमें हम लोगों ने थोड़ा कंपोस्ट और रेड सॉइल को मिक्स किया हुआ है फॉर द न्यूट्रिशनल वैल्यू। कोकोपीट से क्या होता है, आपका जर्मिनेशन बहुत जल्दी आता है। यहाँ हमने एक आइसक्रीम का रिसाइकल आइसक्रीम का डंडा लगाया है ताकि उसमें आप लिख सकते हैं आपके कौन कौन से उसमें वहाँ पे सीड जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपने पानी से मॉइस्ट किया है। अगर आपके पास ये सब इक्विपमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ से पानी डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोई इक्विपमेंट खरीदने का, क्योंकि लॉकडाउन है, आप जा नहीं सकते बाहर। अब आप देखिए, मैंने ये मस्टर्ड का बीज लिया है। ये आप मस्टर्ड को एक रात आप भिगा भी सकते हैं, तो उससे जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है और जितना डेंस हो सकता है उतना आप डाल सकते हैं। ये देखिए, आप इसको थोड़ा फ्लैट कर सकते हैं सरफेस को, ताकि आपका सीड उबड़ खाबड़ ना हो, आपका सीड अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, ये काफ़ी घने तरीके से हमें सीड लगाने का है ताकि माइक्रोग्रीन बहुत घना आए। माइक्रोग्रीन हम लोग एक एक सीड को ऐसे डाल करके नहीं उगाते हैं, हम लोग ऐसे इसको घने तरीके से उगाते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली, ये हमारा माइक्रोग्रीन यहाँ पे सीड डल गया है। इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। और अगर ये स्टेशन थोड़ा रखना है ताकि आपको ये अगर प्लेट कहीं से उठा के लेके जाना है, इधर उधर रखना है, तो आप घर में पतला सा कोई कपड़ा हो या टिश्यू पेपर हो, आप उसके ऊपर डाल सकते हैं हल्का सा, और
ताकि उससे वो मॉइस्चर लेवल नीचे से और ऊपर से बना रहे। मगर हम लोग विलेज स्टोरी में जब बनाते हैं, अपने माइक्रोग्रीन लगाते हैं, तो हम लोग ऐसा कोई टिश्यू नहीं डालते, बस ऐसे ही रख देते हैं। ये हम आपको इसलिए टिश्यू डालना बता रहे हैं ताकि आप ये इसको कहीं अगर उठा के लेके जाना हो तो ये हमारा दूसरे तरीके का माइक्रोग्रीन रेडी है। और ये पहला पानी में ग्रो किया हुआ एंड दूसरा ये। ओके, सो हम चाहते हैं कि इसको आप सैलड में यूज़ करें, आप इसको रोल्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ऑमलेट के साथ ऊपर डाल सकते हैं, चीला बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, कोई डेजर्ट होता है उसमें डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ आप जितना आप उगाएंगे, अलग अलग तरीके का इसमें बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है माइक्रोग्रीन के लिए अगर फंगस नहीं लगे, क्योंकि इसमें फंगस लग सकता है अगर आप ज़्यादा पानी डालें तो पानी नहीं डालने का है ज़्यादा, बस उसको मॉइस्ट रखने का है, ताकि आपका माइक्रोग्रीन का जो सरफेस है, चाहे वो पानी हो, उसको आप 2 दिन में चेंज कर दीजिए, पानी में स्मेल नहीं आएगा। और जो सॉइल है उसको आप थोड़ा मॉइस्ट करके रखिए, सुबह शाम उसको सनलाइट जब दिखाएंगे, सुबह शाम थोड़ा हल्का सा पानी स्प्रे कर दीजिए। ये मटर का माइक्रोग्रीन है, हाथ दिखाओ, ये मटर है, दिस इज मटर, एंड वो चना है। और ये आप देख रहे हैं जो मेरे यहाँ पे टेबल पे है, ये सनफ्लावर है। हम इसको ऐसे हार्वेस्ट करते हैं, हम इसको ऐसे पकड़ करके, हमारे पास इसको हम ऊपर से हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से हार्वेस्ट हो रहा है। आप इसको सीजर से भी काट सकते हैं। ये देखिए, उसका जड़ नीचे ही रहता है, और जो नीचे का सॉइल होता है वो उसको आप दोबारा कंपोस्टिंग के लिए डाल सकते हैं। ये देखिए हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये इसको आप कैंची से काटेंगे तो और अच्छा रहेगा। यस, दिस इज हार्वेस्टेड। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें हमने कोई भी जड़ नहीं लिया है। सो रेडिश, एमरैंथस, पीस, सनफ्लावर, स्पिनच, फेनेल, दिल, अल्फाफा, रॉकेट, अनियन, मस्टर्ड, फेन्यूग्रीक, सिलांट्रो, धनिया, केल, फ्लैक्सीड, सोरेल, मूंग का दाल, चने का दाल, मटर, सबका आप माइक्रोग्रीन कर सकते हो। और सभी चीज़ 3 से 4 इंच का जब लेंथ हो जाता है उसको आप कैंची से ऊपर से काट लीजिए, जड़ नीचे रहने दीजिए, और उसका सॉइल को आप लेकर के फिर से कंपोस्टिंग में डाल दीजिए। दोबारा वो माइक्रोग्रीन नहीं उगता है, आपको फिर नया ब्रॉडकास्ट, नया सीड डालना होता है। तो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंटल है जो हमें हमेशा फोटोग्राफ भेजते हैं कि ये देखिए हमने ऐसे उगाया। तो हम चाहते हैं कि आप इसको उगाएं, अपने घर में इसका न्यूट्रिशन वैल्यू को समझें। अभी लॉकडाउन पीरियड है, आपके पास टाइम है, थोड़ा ऐसा एक हैबिट ले लीजिए अपने घर में, ताकि आप इसको तरह तरह सीड को एक्सपेरिमेंट करें, और आपने जो सीखा है वो आगे लोगों को सिखाएं। और हमें बहुत ज़रूरी है आपके सहयोग की। तो आप हमारा विलेज स्टोरी का पेज फेसबुक पे फॉलो करिए, और हमारे इंस्टाग्राम पे विलेज स्टोरी इंडिया को फॉलो करिए। और जो भी अगर आपको हमारे से कुछ बात करना हो, या आप हमें रीच आउट करना चाहते हो, तो मेरा ईमेल आईडी है, मैं अनामिका बोल रही हूँ। ईमेल आईडी है anamika.biz@villagetory.co.in, एंड फ़ोन नंबर है 9740700900। हम चाहते हैं कि आप हमारे से जुड़े, हमारे माइक्रोग्रीन को प्रैक्टिस करें, अपने घर में उगाएं, और हमें ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम आपको एक चैलेंज देते हैं ताकि आप लोग अपना माइक्रोग्रीन उगाएं और हमें दिखाएं। और जिनका सबसे सुंदर होगा, जो सबसे सुंदर प्रेजेंट करेंगे और फोटो और वीडियो भेजेंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और जो विनर होंगे उनको डीडी चैनल पे दिखाया जाएगा और उनका लोकल न्यूज़पेपर में आएगा। तो हम चाहते हैं कि आप माइक्रोग्रीन उगाएं और हमारे साथ शेयर करें। सो प्लीज़ एक्सेप्ट द चैलेंज गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना।
800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार अग्रवाल है। हेलो बच्चों, मेरा नाम संजय मदान। और मैं वो पहला भारतीय हूँ जो 2010 में लंदन से गाड़ी चलाकर दिल्ली आया था। और मैं वो पहला भारतीय हूँ जिसने दुनिया की सबसे छोटी कार टाटा नैनो को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला पास जो लद्दाख में है ट्रैक किया। और हम दोनों वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने कुछ साल पहले दुनिया के 50 देशों को 90,000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर देखा था। और पिछले कुछ सालों में हमने 16 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं पूरी दुनिया में गाड़ी चला के। और हमने कुछ ऐसी किताबें भी लिखी हैं जिनको पढ़कर आप ये सीख सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चलाना कैसे मुमकिन है। पूरी दुनिया में गाड़ी चलाने के बाद हमने ये सीखा कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर प्लेन और ट्रेन से जाना संभव नहीं है। और हमने ये भी सीखा कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का सबसे अच्छा तरीका गाड़ी से है। और ये सोचकर संजय और मैंने कंपनी बनाई जिसका नाम है एडवेंचर्स ओवरलैंड। और जो लोग गाड़ी से पूरी दुनिया देखने का सपना रखते हैं, एडवेंचर्स ओवरलैंड उनका वो सपना पूरा करने में उनकी मदद करती है। इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें सुनने के बाद क्या आप भी ट्रैवल इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। 12वीं करने के बाद आप ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी कॉलेज से। और उसके बाद आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं और किसी के पास नौकरी भी कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रैवल इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है जिसमें करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और हर साल लाखों लोग इस इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना या एक देश से दूसरे देश में भी जाना, ये सारा जो है ट्रैवल इंडस्ट्री का ही तो भाग है। ट्रैवल इंडस्ट्री में लोग सिर्फ घूमने नहीं जाते हैं, काम के लिए भी जाते हैं, इलाज कराने के लिए भी जाते हैं और बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। आप सोचिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके लिए आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत सारा काम मिल सकता है। हमारी धरती पर 7 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों पे और कोई रेगिस्तान में भी रहता है। मगर क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां लोग धरती के नीचे रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, धरती के नीचे। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है कूबर पैडी, जहां गर्मियों में तापमान जो है 55 डिग्री के भी ऊपर चला जाता है और इतनी गर्मी हो जाती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। वहाँ की सरकार ने अपने लोगों के लिए धरती के नीचे एक पूरा गांव बसा दिया है। वहाँ के स्कूल, अस्पताल, मार्केट और लोगों के मकान भी धरती के नीचे बने हुए हैं। हम एक बार कूबर पैडी घूमने गए थे और आप मानेंगे नहीं कि हमारा जो होटल है वो भी धरती के नीचे ही बना हुआ था। स्कूल में पढ़ाई करते हुए आप अपने बारे में और अपने आसपास के वातावरण के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, मगर ट्रैवलिंग भी अपने आप में एक शिक्षा है। आप अपनी किताबों में बहुत सारे देशों और बहुत सारे शहरों के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, मगर जब आप सच में वहाँ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो किस तरीके की भाषा बोलते हैं, वो खाना किस तरीके का खाते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। और जैसे हमारे देश का और हमारे किसी एक स्टेट का एक कल्चर है और एक हिस्ट्री है, वैसे सब जगह पे है, तो आपको उसको जानने के लिए मिलता है। और ये एक ऐसी लर्निंग है जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंदर समा जाती है जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। आपने किस्से और कहानियों में अफ्रीका के जंगलों के बारे में ज़रूर सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जानवर अफ्रीका में रहते हैं? और अफ्रीका के जो नेशनल पार्क और जंगल हैं
वो दुनिया में सबसे बड़े हैं। हमें कई बार अफ्रीका जाने का मौका मिला और जब हम जंगलों में से गाड़ी में गुजर रहे थे तो हमने देखा कि जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीते, हाथी इत्यादि, उनका आपके आसपास घूमना बहुत ही आम बात है। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का ही खाना खाया जाता है। दुनिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके का खाना बनाया जाता है। मान लीजिए आपके घर में अगर कोई विदेशी आता है तो आपका मन करेगा कि आप अपने घर में जो सबसे अच्छा खाना बनता है उसको खिलाएं, और अगर उसको खा के वो खुश हो जाता है तो आपके लिए उससे बड़े सम्मान की कोई बात नहीं है। उसी तरीके से अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको वहाँ का लोकल खाना खाना चाहिए। अगर आपको परदेश में जाके दोस्त बनाने हैं तो आपको उनके साथ बैठ के उनका खाना खाना है। ये हमने सीखा ट्रैवल करके। आप ये जरूर जानते होंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका है। आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में है। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क कहाँ पर है? मैं आपको बताता हूँ। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क बोलिविया में है, जो कि साउथ अमेरिका में है, और इस सड़क का नाम है डेथ रोड। जी हाँ, डेथ रोड, क्योंकि इस सड़क पर दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। हम एक बार इस सड़क पर गाड़ी चलाने गए थे और मैं आपको बता दूं कि ये सड़क जो है, इसका मार्ग इतना दुर्गम था। यहाँ पे सारा टाइम बादल मंडराते रहते हैं, झरने बहते रहते हैं, और सड़क के ऊपर पूरा टाइम पानी बहता रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ की सड़क जो है कभी एकदम नीचे या कभी एकदम ऊपर भी चली जाती है। इस सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए आपको धीरज, सूझबूझ और हिम्मत के साथ अपनी गाड़ी पर पूरा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आपने अपने जीवन में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो तो जरूर देखा होगा, मगर क्या आपने कभी नॉर्दर्न लाइट्स देखी हैं या उनके बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स यानी कि उत्तरी लाइट्स हमारी धरती के उत्तरी भाग में जो देश हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड या फिर रशिया, इन देशों के भी उत्तरी भाग में अगर आप बहुत ही एक सर्दी की रात को जाएं और एक साफ आसमान की तरफ देखें तो आपको आसमान में जगमगाती हुई हरी लाइटें नजर आएंगी। इन लाइटों को नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है, और ये लाइटें इतनी सुंदर होती हैं कि इनको देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच है या काल्पनिक है। नॉर्दर्न लाइट्स प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत करिश्मा है जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि आप जरूर पढ़ें। ट्रैवल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बहुत सारे देशों के बारे में अलग अलग बातें सुनते हैं, मगर सुनी सुनाई बातों पे ना जाके जब आप सच में उस देश में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सारे लोग हमारे जैसे ही हैं। हर एक इंसान प्यार और इज्जत चाहता है और निस्वार्थ एक दूसरे की मदद करता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बारी साउथ अमेरिका के एक देश अर्जेंटीना में हम ड्राइव कर रहे थे और हम रास्ता भटक गए। वहाँ पे एक कपल ने हमारी मदद करी, हमें शहर तक लेके गए, होटल ढूंढने में हमारी मदद करी और रात को खाना खाने के लिए भी अपने घर बुलाया। और हमने ये सीखा कि दुनिया में लोग कितना निस्वार्थ एक दूसरे की मदद करते हैं और हमें भी बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए। दोस्तों, हम रोज अपने गांव में, अपने शहर में और अपने देश में हजारों लाखों गाड़ियों को सड़क पर चलता हुआ देखते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी सड़क है जो 150 किलोमीटर तक एकदम सीधी जाती है। जी हाँ, एकदम सीधी, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। हमने इस सड़क पर कुछ सालों पहले गाड़ी चलाई है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस सड़क पर हमने सांप और मगरमच्छ घूमते हुए, चलते हुए देखे। हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में और दुनिया के अलग अलग कोनों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में और जंगलों में, छोटे छोटे गांवों में जब हम गए और लोगों से मिले, हमने देखा कि कम से कम सुविधाओं में भी लोग बहुत खुश हैं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। तो हमने सीखा कि खुश रहने के लिए आपको चीज़ों की और पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए कुछ बातें अच्छे से जानना, समझना और अपनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अतिथि देवो भव। आपको हमेशा अपने मन में ये भावना रखनी है कि जो गेस्ट है वो एक भगवान की तरह है।
आपको उनके सारे आराम का, उनको क्या ज़रूरत है, कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप कितने कम शब्दों में अपनी बात अच्छे से समझा सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने क्षेत्र के बारे में, अपने देश के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप हर एक सवाल का सही जवाब दे पाएंगे और ये बता पाएंगे कि हमारा देश कितना महान है और कितना सुंदर है। ट्रैवल इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए आपको अपनी मातृभाषा तो आनी चाहिए, साथ में अंग्रेजी भी जरूर सीखिए। और अगर आप किसी और देश की भाषा भी सीख लें तो इस इंडस्ट्री में आप बहुत दूर तक जा सकेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आज के ज़माने में कंप्यूटर चलाना एक आम बात हो चुकी है, तो कंप्यूटर चलाना ज़रूर सीखें। और तीसरी बात, आप अखबारों में और मैगजीन्स में ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर पढ़िए। जितनी ज़्यादा जानकारी आपको हासिल होगी उतने ही ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे, ना कि सिर्फ भारत में काम करने के, मगर दुनिया के किसी भी देश में जाके काम करने के। बच्चों, हमने एक सपना देखा था कि हम एक ऐसी भारतीय कंपनी बनाएं जो पूरे विश्व में अपना नाम कमाए। हमने वो सपना पूरा किया, मगर उसे पूरा करने के लिए हमने कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम करी। दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, मगर अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको मेहनत और लगन करनी ही पड़ेगी। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों को पाना है। अभी तो सफर शुरू हुआ है, हमें बहुत दूर तक जाना है। हेलो, मैं डॉक्टर सैयदा रुखशीदा। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ, मनोचिकित्सक हूँ। जब भी मैं किसी से कहती हूँ, सबसे पहले कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आएगा। या तो वो कहेंगे अच्छा, या तो कहेंगे अच्छा। तो इससे हमें पता चलता है कि मानसिक रोगों के बारे में हम सबकी जानकारी बहुत कम है। या तो हम पता नहीं क्या ही समझते हैं उसे, या तो हम क्या ही समझते हैं उसे। तो हमें पता रहना चाहिए कि जैसे हमारी बॉडी में दूसरी सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, उसी तरह हमारे बॉडी में जो है वो ब्रेन है। और ब्रेन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन ही सारे दूसरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको सिग्नल भेजता है कि अब ये करो, कि तब वो करो। जैसे कि अगर मुझे नजर आ रहा है कि मैं बैठी हूँ और अचानक से अगर मेरा हाथ आग के तरफ चला गया, तो मेरा ब्रेन बोलेगा नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ पर आग लग रही है, हाथ हटा दो वहां से। तो ब्रेन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्रेन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में तो हमें पता रहना चाहिए। और अगर ब्रेन की कोई बीमारियां हैं तो उसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए, वरना हम तो उठेंगे बैठेंगे कैसे, पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, खुश कैसे रहेंगे, है ना। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो ब्रेन वाली होती है, साइकाइट्री वाली। आज हम न्यूरोलॉजी के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ साइकाइट्री के बारे में बात करेंगे। तो साइकाइट्री में बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे हमने सुना होगा डिप्रेशन, घबराहट की बीमारी, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, किसी को शराब की बीमारी है, किसी को दूसरे टोबैको की बीमारी है, किसी को दूसरे कोई ड्रग्स की बीमारी है जिसे हम सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। कुछ लोगों को एक उम्र में डिमेंशिया हो जाता है, बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ना। तो हमने वैसे तो ये नाम सुन रखे हैं बहुत सारे, मगर इनके बारे में हमें पता नहीं है। हम अभी भी सोचते हैं कि या तो ये तो ना श्राप लग गया, या तो ना कोई बुरी काम किए थे उसका हमें भुगतान करना पड़ रहा है। सबसे बुरी बात तो ये लगता है कि लोग कहते हैं कि हाँ ये तो कमजोर दिल का है या कमजोर दिमाग की है, इस वजह से उसको ये बीमारियां हो गई। तो हमें उन लोगों को ये सारी चीजें बतानी है कि नहीं, ये कोई ना खामी है, ना ये कोई कमजोरी है, ना ये कोई श्राप है, ये एक बीमारी है। ठीक है, तो जैसे दूसरी बीमारियां होती है, ये भी बीमारी उसी तरह होती है। अब कितने लोगों को हमें तो पता है कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड की दवाइयां खाते हैं सारी जिंदगी, है कि नहीं। तो उन्हें क्यों होती है ये बीमारियां? ये इसलिए होती है कि जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब हमारे जो जीन्स होते हैं ना, जैसे जो हमें इनहेरिटेड जीन्स होते हैं, जैसे कि अगर मेरे फादर को अगर डायबिटीज है तो मुझे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मेरे फादर माता पिता को तो डायबिटीज है नहीं, मगर फिर भी मुझे फिर भी डायबिटीज हो सकती है। तो ये सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो या तो मेरे जेनेटिक्स या तो जैसे मैंने कहा इनहेरिटेड जेनेटिक्स। ये जो है ना, ये ब्रेन की बीमारी है जैसे मैंने कहा, तो इसको हम कहते हैं न्यूरोकेमिकल डिसऑर्डर। तो होता क्या है,
कैसे हो जाता है? जैसे मैंने कहा, अगर मेरे बॉडी में ना अगर ऐसा है कि मेरे को जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, कि मेरा खतरा ज्यादा है कि भैया इसको हो सकती है ये बीमारियां, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि कोई वातावरण चेंज हो जाए, जैसे कि वो अंदरूनी वातावरण हो या बाहरी वातावरण हो, तो उससे थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है ना। वो जैसे हम कैरम खेलते हैं ना, खट करके खेलते हैं, तो एक जो कॉइन होता है वो दूसरे कॉइन को मारता है, उसी तरह ये बीमारी भी हो सकती है। जैसे कि अगर मुझे जैसे हाइपोथायराइड की बीमारी हो गई या किसी को पार्किंसंस की बीमारी हो गई, तो उस बीमारी के चक्कर में तो घबराहट और डिप्रेशन की बीमारी बहुत मतलब लगे हाथ लग ही जाती है बहुत अक्सर। ये भी हो सकता है कि कोई दवाइयां हमने खा ली, जैसे कि टीबी की दवाई है, मलेरिया की दवाई है, तो वो दवाइयों की वजह से भी शायद हमें थोड़ा सा साइकोसिस हो सकता है। तो अगर हमारे अंदर का वातावरण बदल जाए या हमारे बाहर का वातावरण, कि बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस चल रहा है, सालों से स्ट्रेस चल रहा है, बहुत बड़ा कोई अचानक से स्ट्रेस हो गया, तो कोई वो जो बाहर का जो वातावरण है अगर उसमें बदलाव आया, तो जो मेरी जो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है वो थोड़ी बाहर आ सकती है और फिर मुझे बीमारी हो सकती है। अच्छा, तो ब्रेन को होता क्या है? तो अगर समझ लो कि अगर तुम्हारा जो ब्रेन है इस कमरे जैसा है, ठीक है, तो इस कमरे में दीवारें हैं, दीवारों पे हमने केमिकल लगाया है, वाटरप्रूफ किया है, पेंट लगाया है, और दीवारों में हमने इलेक्ट्रिसिटी के तार भी खींच दिए हैं ताकि कमरे में लाइट रहे, पंखा रहे, एसी रहे, इंटरनेट रहे। तो अगर कोई एनवायरनमेंट में, वातावरण में थोड़ी कोई गड़बड़ हो गई, जैसे कि ना छोटी सी खिड़की खुली रह गई और उसकी वजह से धीरे धीरे पानी आ रहा है कमरे में, तो क्या होगा? दीवार थोड़ी सी जो है उसका जो पेंट है वो चला जाएगा, वाटरप्रूफिंग चला जाएगा, जो तार है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और वो जो दीवार का जो स्ट्रक्चर है वो भी ढीला और कमजोर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि एक हाथ दीवार में से तो कंक्रीट भी निकल जाए, है ना। तो उसी तरह से बीमारी, अगर हम सोचेंगे कि हमारा जो दिमाग है ये कमरे जैसा है, तो बीमारी में ये होता है कि हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ना MRI CT स्कैन करते हैं ना, उसमें हमें पता चलता है कि ब्रेन का ये हिस्सा थोड़ा कम हो गया, वो हिस्सा थोड़ा सा फूल जैसा गया है, जिसकी वजह से हो सकता है ये बीमारी उसको हो रही है। तो हमको स्कैन से पता चल जाता है कि कौन बीमार इंसान है और कौन बीमार इंसान नहीं है। और ये भी हो जाता है कि जब हम कभी जैसे मैंने कहा, जो केमिकल जो हमारा जो ये होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे सेरोटोनिन होता है, डोपामीन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है, गाबा होता है, तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से बीमारी होती है। और ये जो तार की बात कही मैंने, ये जो न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और जो सिग्नल्स जाते हैं उसके बारे में कहा। तो मतलब ये है कि अगर हमारा जो दिमाग है, जिस ये कमरे की तरह है, अगर उसमें थोड़ा सा ये फंक्शनिंग में गड़बड़ होगी तो बीमारी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें उसको दुरुस्त करना है। जब ये फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है तो इससे होता क्या है? हमें कैसे पता भैया कि हमारे दिमाग में ये जो न्यूरोकेमिकल जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं? तो ज्यादातर हम देखेंगे कि 15-20 दिन ज्यादा हो गए मगर हमें अजीब सा लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम पता नहीं ना बराबर खा रहे हैं, या नहीं तो बहुत सो रहे हैं, या नहीं तो चिड़चिड़े हो गए हैं, या नहीं तो हमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, या हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो अगर ये 15-20 दिन तक अगर चल रहा है, ज्यादातर मतलब दिन में हो ही रहा है हर दिन, तो मगर हमें समझना चाहिए कि शायद ये बीमारी है, शायद ये बीमारी के लक्षण है। तो हमें डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि ये बीमारी है, ये बीमारी के लक्षण है और इसका क्या किया जाए। तो अगर हमने ऐसी कोई चीजें देखी हैं हमें, और या हमारे आसपास वालों में किसी में हमने देखी है ऐसे बदलाव, तो हमें जरूर पता करना चाहिए। हो सकता है कि कोई टेम्परेरी तकलीफ है जिसकी वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, मगर ये भी हो सकता है कि ये बीमारी की शुरुआत है। तो जैसे हमें पता है कि अगर बीमारी की शुरुआत अगर हम पहले से ही उसका इलाज शुरू करेंगे तो ज्यादा हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उसी तरह हमें रुकना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे दूसरे भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे क्योंकि कोई भी बीमारी होती है ना तो वो हमारे इमोशंस पे इम्पैक्ट करती है। जैसे कि जैसे मैंने भी कहा, मुझे चिड़चिड़ापन हो सकता है, उदासी हो सकती है, बहुत गुस्सा आ सकता है, बिना बात के गुस्सा आ सकता है। मेरे विचारों पर भी असर पड़ता है, जैसे अगर तुम मुझ पे मुस्कुरा भी रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते, या मुझे लगता है कि नहीं, कोई मेरे पीछे पड़ा है, मेरे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कुछ कर रहा है।
हमारे जिस्म पर भी असर होता है। बहुत सारे लोगों को सर दर्द होता है, पैर में दर्द, ये दर्द वो दर्द, और डिप्रेशन जैसी बीमारी में तो हमें तो दर्द भी ज्यादा होता है। चींटी भी अगर काटेगी तो मैं आ करके चिल्ला सकती हूँ। तो हमारे जिस्म पे भी फर्क पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे कॉग्निशन पे फर्क पड़ता है। कॉग्निशन मतलब जिस तरह हम कंसंट्रेट करते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है, हम जैसे प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने का जो हमारा एबिलिटी होती है, और जो हम कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम कॉग्निशन कहते हैं। तो सोच लो, अगर हमारा कॉग्निशन भी खराब हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारे उठने बैठने पर, हमारे एक दूसरे से बातचीत करने पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे काम धंधे पर, चाहे वो हमारा स्कूल का काम है, बाहर का काम है या घर का काम है, उस पे तब्दीली आएगी। और तब्दीली मतलब बुरी तब्दीली आएगी, हम उसमें कम हो जाएंगे। बहुत लोग आके हमसे कहते हैं कि मैं उतना शार्प नहीं हूँ जितना मैं पहले होता था। पहले मैं फटाफट सारे लेसन्स कर लेती थी, अब नहीं होता मुझसे। लोग कहते हैं कि मैं पहले यहाँ से वहाँ आराम से 5 मिनट में पहुँच जाता था, अब मुझे 10 मिनट लगते हैं चलने के लिए। मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मुझ में हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर हमें ऐसी कोई लक्षण आ रहे हैं या हमारे आसपास किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो बेहद जरूरी है कि हम डॉक्टर से पूछें। और अगर हमारे पास, भले अगर जनरल फिजिशियन क्यों ना हो, अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये तो ऐसे लग रहा है कि साइकाइट्री की बीमारी है, तो हमें साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेज देंगे। और अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है। लोग तो इलाज से भी डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम पे ठप्पा लग जाएगा। अब हम वो ठप्पे के बारे में सोचें या हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, है कि नहीं है? अब सोचो, अब मैंने चश्मा पहना है क्योंकि चश्मा पहनने से मुझे अच्छा नजर आता है। अब मैं ये सोचूंगी सब लोग तो मुझे डबल बैटरी चढ़ाएंगे मैं चश्मा ना पहनूं, तो क्या मैं अंधी बैठी रहूं, है कि नहीं? तो मैं तो नहीं करूंगी ऐसे, मैं तो पसंद करती हूँ अपने आप को, मैं तो अपना ख्याल रखूंगी, है ना? तो इसीलिए हमें बिल्कुल नहीं डरना है किसी से, क्योंकि जो लोग डर रहे हैं या जो लोग बुरा कह रहे हैं वो ना, उन्हें स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब कि किसी चीज से हम डरते हैं या किसी चीज से हम नफरत करते हैं, तो उसकी वजह से हम दूर भागते हैं। जैसे कि पहले हुआ करता था कि किसी को लेप्रेसी हो गया, कि किसी को टीबी हो गया, कि किसी को HIV हो गया, तो हम कहते थे उसे छूना भी नहीं है। अब जो किसी को कोरोना हो गया, हम उसको भी बोलते हैं कि उसके पास भी नहीं आना है। वो कोरोना के डॉक्टर अगर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में तो हमारे आसपास मत रहो। इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। तो इस स्टिग्मा से हमें बचना है, क्योंकि स्टिग्मा मतलब हम जाहिल हैं। जाहिल मतलब जिसे जानकारी नहीं है किसी चीज की, है ना? हम तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम तो बिल्कुल जहालत के खिलाफ हैं। तो इसीलिए हम अपनी जानकारी बढ़ाएंगे, हम दूसरों की जानकारी बढ़ाएंगे, और हमें अगर कभी जरूरत होगी तो हम जरूर मदद लेंगे। तो जब डॉक्टर के पास जाया जाएगा तो डॉक्टर टेस्ट करेंगे, देखेंगे अरे कहीं ब्लड टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड की बीमारी की वजह से तो डिप्रेशन नहीं हो रहा है, या हीमोग्लोबिन कम हो गया है जिसकी वजह से तो ऐसे सांस नहीं फूल रही है और हम सोच रहे हैं कि घबराहट है, ये हो सकता है कि सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमजोरी है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे होता है कि विटामिन की कमी की वजह से भी बीमारी बढ़ जाती है, जो राई का पहाड़ हो जाएगी। तो बहुत ऐसे हमें देखना है कि डरना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसलिए तुम लोगों से बोल रही हूँ क्योंकि हमने देखा है कि अगर जिन लोगों को भी बीमारी है ना, उसमें से 50% लोगों को ये बीमारी 14 उम्र के टाइम तक हो जाती है, ठीक है? और 1/3 लोगों को बीमारी 25 साल की उम्र तक हो जाती है। तो मतलब तो ये बात हुई कि जो कम उम्र के लोग हैं, जैसे कि 9 साल से लेके 25 साल के लोगों तक, ये तबके में ये बीमारी ज्यादा होती है। तो अब हमें ही अगर नहीं पता चलेगा उसके बारे में तो हम करेंगे क्या उसका, है ना? तो हमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी जानकारी करना, क्योंकि अगर हमने मानसिक रोगों का इलाज नहीं किया तो खतरा बढ़ जाता है। खतरा बहुत किस्म के खतरे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बहुत ज्यादा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे और घबराहट हो रही है, तो शायद मैं स्मोकिंग शुरू कर दूं, चाहे मैं शराब पीना शुरू कर दूं, चाहे मैं दूसरे ड्रग्स लेना शुरू कर दूं। और एक बार वो मैंने शुरू किया तो शायद मुझे उसकी भी बीमारी लग जाए, है ना? तो यहाँ तो मुझे सिर्फ डिप्रेशन घबराहट हो रही थी, वहां तो मैंने ये भी एक बीमारी पाल ली। ये हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर इसका इलाज नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई, या वो जो कानों में जो आवाजें गूंज रही है, मैं परेशान हो गई, मुझे लगेगा कि मैं खुदकुशी कर लूं, फिर तो मैं मर सकती हूँ खुदकुशी से, है ना?
तो मुझे तो अपना ख्याल जरूर रखना है। और अगर सामने वाले को नहीं भी समझ में आ रहा है, मगर मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं तो समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं तो करूंगी अपना इलाज। जब डॉक्टर सब ये जांच कर लेंगे, कभी हो सकता है वो कहेंगे कि MRI भी कराएंगे या CT स्कैन भी कराएंगे, कभी कहेंगे कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो चलो अच्छी बात है, अपने पैसे बचते हैं थोड़े से। हाँ, फिर ये होता है कि डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि भैया तुम्हें किस किस्म की दवाई देनी चाहिए। दवाइयाँ ना बहुत किस्म की होती हैं, डरना नहीं है दवाइयों से। बहुत सारे लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा आके कह देंगे कि एक बार शुरू करोगे तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, दवाइयाँ तो तुम्हें बदल देंगी, या दवाई से तुम तो सोते रहोगे, या दवाई से तुम तो मोटे हो जाओगे, कि पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। बिल्कुल नहीं मानना है उन लोगों का, ठीक है, क्योंकि ये हम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम तो बराबर स्कूल कॉलेज में जाके पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो हम डॉक्टर से पूछेंगे कि ये दवाई से क्या साइड इफेक्ट होंगे, ताकि अगर कोई होगा साइड इफेक्ट तो हम जाके बताएंगे डॉक्टर साहब को, फिर डॉक्टर साहब बदल देंगे हमारी दवाइयाँ, इसमें क्या है ना। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, और बिल्कुल भी डराने की बात नहीं है, और बिल्कुल भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। और अगर स्ट्रांग रहेंगे और अपना फायदा करेंगे, अपनी मदद करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा ही फायदा होगा। और अगर मेरा फायदा होगा तो मेरे घर वालों का भी तो फायदा होगा, है ना। अगर सोचो मैं उदास हूँ और चिड़चिड़ी हूँ और झगड़ा करती रहती हूँ सब लोगों से, तो मेरे घर का तो एटमॉस्फेयर ही खराब हो जाएगा, है ना। लोग छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, फिर तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो मुझे तो अपना फायदा करना ही है। तो बीमारियों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। अगर कोई कहे कि हाँ तुम्हारे लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम क्यों बीमार हो, तुम्हें किस चीज का डिप्रेशन है, तब हम पलट के उनसे कहेंगे ये इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मगर ये तो बीमारी है। जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे लिवर डिजीजेस है। तो जब हम इस तरह से हम बात करेंगे और बीमारी को बीमारी की तरह से ट्रीट करेंगे, तो कोई नहीं घबराएगा, और तुम्हारे देखे देखे दूसरे भी इसी तरह से बात करेंगे। तो ना इसमें कोई शर्मिंदगी रहेगी, ना कोई शर्म रहेगी, ना कोई खौफ रहेगा, और हम सब ही अच्छे से रहेंगे। और बीमारी से बचना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हर डॉक्टर कहता है। तो बीमारी से बचने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हम अपनी शारीरिक हेल्थ के लिए करते हैं, जैसे खाना पीना सोना, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हम एक्सरसाइज योगा करते हैं, वो तो हमारे मानसिक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ध्यान करना, अगर तुम रिलीजियस हो, रिलीजन में विश्वास करना, रिलीजियस प्रैक्टिस करना, ये भी बहुत अच्छी चीज है अपने मेंटल हेल्थ के लिए। तो पहले तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम बीमारियों के बारे में जानकारी रखेंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमें बीमारी हो भी गई तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कर लेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। इतना सिंपल है भैया, हम तो बस यही करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, और बहुत सारी जानकारी मिल जाती है हमको अगर हम सही लोगों से बात करेंगे। तो डॉक्टर से तो हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे ना, हम माली से थोड़ी ना बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जैसे डॉक्टर से थोड़ी ना हम बोलेंगे कि कौन सा अनाज लगाना है, अगर डॉक्टर साथ में अगर खेत में भी नहीं काम करता है, तो है कि नहीं है। तो उसी तरह सो बेस्ट ऑफ लक एंड गेट प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम तो एक होमवर्क भी देंगे आपको, एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने कहा ना, इसके बारे में क्या समझा, कैसे समझा, और ऐसा नहीं पोस्टर बनाना है या पिक्चर बनाना है। मुझे पता है तुम लोग बहुत क्रिएटिव हो, तो मैं नहीं हूँ क्रिएटिव, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे को तो कोई दिमाग में आती नहीं आइडिया, मगर जैसे मैंने कहा है ना, जो मैंने तुम्हें अभी आज सिखाया है, जो तुम समझ में आए हो, तो तुम एक फोटोग्राफ बनाओ या एक पोस्टर बनाओ, जो भी कोई आर्ट प्रोजेक्ट बनाओ, जिससे तुम हमें बता सको कि तुम्हें क्या समझा, और तुम उससे समझा सको दूसरों को कि ये क्या होता है। तो साइकाइट्रिक बीमारियां ये बीमारियां हैं, इससे डरना नहीं है, इससे ठीक हो जाना है, ठीक है। बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROG
ram@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूं। मैं आ रही हूं आपसे मिलने रोज कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूं आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। चलिए, आज मैं आपको ये सिखाती हूँ कि आपके दिमाग को कैसे सुपर पावर के जैसे चलाना है, कैसे उसको तंदुरुस्त करना है। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया मैजिक के जैसी एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको कितनी सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, नई नई सीखनी पड़ती हैं, है ना। लेकिन उसके पहले एक सवाल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए या बिना किसी रुकावट के आप कितनी देर तक एक साथ फोकस या कंसंट्रेट कर पा सकते हैं? क्या कहा आपने? 20 मिनट? हाँ, 1 घंटा? हाँ, किसने कहा 1 घंटा? जरा खड़े हो जाइए। आपके पैर कहाँ है प्रभु? आप तो धन्य हैं। हमारे दिमाग की इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी चीज पे फोकस कर पाए। और फिर जब ध्यान ना हो तो मम्मी की डांट पड़ती है या दूर से टीचर की चौक कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, सपने देख रहे हो सुबह सुबह। मुझे बचपन में डांट और चौक दोनों बहुत पड़ी है। कभी यूं भी होता था कि मैं ध्यान तो दे रही हूँ लेकिन दिमाग में अंदर कुछ घुस नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग का ढक्कन किसी ने बंद कर दिया है, और तब लगता था कि अपने बाल को खींच लूं और अपने दिमाग को खोल के इंफॉर्मेशन को अंदर डालूं। समझ में नहीं आता था, फ्रस्ट्रेशन और डर भी बहुत लगता था। पता है, एक तरीका है अपने बंद दिमाग का ढक्कन खोलने का। सिखाऊं? लेकिन एक चीज आपको प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ अभी भी करेंगे, और जब भी पढ़ाई करने बैठे उसके पहले एक बार ये दिन में जरूर करेंगे। रेडी? तो चलिए, एक अच्छे सी जगह पे बैठ जाइए और एक पैर दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रखना है, क्रॉस करके। अब एक हाथ यहाँ और दूसरा हाथ यहाँ। ध्यान से देखिए, मेरे दोनों हाथ ऐसे एक्स में क्रॉस्ड हैं। सीधा नहीं रखना है, हाथ को क्रॉस्ड में रखना है। और अब अपने पैर को थोड़ा सा ऐसे पुल करते हुए 5 बार यू हैव टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस लेनी है और सांस को छोड़नी है। केयरफुली वॉच। और अब पैर को चेंज करना है। ये पैर को नीचे रख के दूसरे पैर को ऊपर उठा के एक हाथ यहाँ, दूसरा हाथ एक्स बनाकर यहाँ। फिर से 5 बार ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट। और अब इन हाथों का ऐसे पिरामिड बनाते हुए ये हाथ सर के पास ले जाने हैं और 5 बार फिर से सांस लेके सांस छोड़नी है।
और अब अपने हाथों से जैसे आपका सर आप तोड़ रहे हैं या खींच रहे हैं वैसे ट्राई करना है। यहाँ पे अपने फिंगर्स को रख के पुल योर हेड अपार्ट, पुल। और अब ऊपर से लेके 1-1 इंच पूरे सर को खोलना है जैसे कोई दरवाजा हो बीच में। पूरा खोलिए और अब पढ़ने बैठिए। ये मैं आपको फिर से एक बार फटाफट से बताने वाली हूँ। ये एक पैर यहाँ पे हाथ क्रॉस करके 5 बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर दूसरा पैर हाथ क्रॉस 5 बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर हाथों को ऐसे पिरामिड शेप में रख के सर के पास 5 बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और फिर अपने हाथों से अपने सर को 1-1 इंच पूरा आगे से लेकर नीचे तक बस खोल देना है। और किसी महापुरुष ने कहा है, भैया सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, करने से ही होता है। आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस कितना बढ़िया हो जाता है। मैं फिर से आऊंगी कुछ और नुस्खे लेके, लेकिन तब तक मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।